हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे हम लोग पढ़े थे एक फंक्शन जिसमें फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर के लिए अलग अलग। ठीक है, कोई फंक्शन अगर रेशनल नंबर के लिए अलग एंड इरेशनल नंबर के लिए अलग डिफाइंड हो तो हम लोग उसका कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं सो देखे थे। फिर हम लोग देखे थे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो उसका कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग एक स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देखेंगे, और वो है ये। हम लोग आज देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग लिमिट। और ये कौन सा लिमिट? तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और कोई कांस्टेंट का पावर n। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट के पावर n का क्या फंडा है। तो इसको मैंने लिमिट जब मैं पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में बताया भी था, लेकिन चलो फिर से एक बार बता देता हूं क्योंकि आप अभी तक भूल चुके होंगे। ठीक है, तो देख लो a टू दी पावर n, ठीक है, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब n का पावर इन्फिनिटी है और बेस में a है, तो इसका वैल्यू तीन टाइप से हो सकता है। अगर a का वैल्यू 0 से लेकर 1 हो, अगर a का वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो, एंड अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हो। ठीक है, सबसे पहले चलो 1 से बड़ा की ही बात करते हैं। अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, सोच लो a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा नंबर का पावर इन्फिनिटी क्या होगा? 1 से बड़ा मान लो 2 ले लो, और 2 टू दी पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा क्वांटिटी, और 2 का पावर आप जैसे बढ़ाते हो, जैसे 2 का पावर 2 करो तो 4 आता है, 2 का पावर 3 करो तो 8 आता है, 2 का पावर 4 करो तो 16 आता है। देख रहे हो, 2 का पावर आप जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो उसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप 2 का पावर बढ़ाते 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 लेके चले जाओ इन्फिनिटी, तो 2 के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। और बहुत बड़ा को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? इन्फिनिटी। ठीक है, तो a टू द पावर n, और अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे? इन्फिनिटी लिखोगे। ठीक है, a का वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो, ठीक है, ये 1 टाइम्स करता हुआ नहीं, एग्जैक्टली 1 है, a का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो 1 का पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आता है, यानी 1 का पावर इन्फिनिटी भी 1 ही आएगा। फिर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो क्या होगा? तो a का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो, जैसे कि a का वैल्यू मान लो हाफ हो जाए, तो हाफ का पावर इन्फिनिटी। ठीक है, इसको भी मैंने डिटेल्स में बताया था कि हाफ का पावर आप कुछ भी करोगे, जैसे बढ़ाओगे, जैसे 2 करोगे तो 1/4 आएगा, हाफ का पावर 3 करोगे तो 1/8 आएगा। ठीक है, तो देख रहे हो जैसे जैसे हाफ का पावर हम बढ़ा रहे हैं नंबर घट रहा है। सोचो, हाफ का पावर बढ़ा रहे हैं, नंबर घट रहा है, हाफ का पावर बढ़ाते बढ़ाते हम बहुत बड़ा कर दें, नंबर घटते घटते बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा मतलब 0 के करीब हो जाएगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे यूज आने वाला है इसका a टू दी पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और a टू दी पावर n का वैल्यू क्या होगा? तो 3 तरीके से हो सकता है। अगर a का वैल्यू 0 से 1 हो तो 0 होगा वैल्यू, अगर a का वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो तो 1 होगा वैल्यू, एंड a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ध्यान में रखना। आते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी कुछ है नहीं, बस इसी कंसेप्ट का यूज़ करो और बस अपना माइंड अप्लाई करो, बनेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब देखो एफ एक्स जो है वो लिमिट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इससे डरना नहीं है या घबराना नहीं है कि इसमें तो लिमिट का वैल्यू कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा कांस्टेंट, क्योंकि देख लो यहाँ पे n टाइम्स टू इन्फिनिटी है, तो इसमें से a नहीं हटेगा ना।
ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब n यहां पे वेरिएबल है। ठीक है, वैसे हटेगा x भी, लेकिन n यहां पे वेरिएबल है, और इसमें x जो दिख रहा है ये क्या है, ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले ये लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो है ना एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको अच्छा x के पावर 2n को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस 1 बाई में एक्स स्क्वायर का पावर n प्लस 1, ऐसे आप लिख सकते हो क्या? सोचो, ऐसे आप लिख सकते हो, क्योंकि x का पावर 2 का पावर n x का पावर 2n होता है। ठीक है, अब देखो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और x के पावर 2 टू द पावर n ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, तो x के पावर 2 का पावर n यहां पे डिवाइड करोगे तो आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 2 का पावर n, बाई यहां पे डिवाइड करोगे तो आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2 का पावर n। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, अब यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर जो है वो यहां पे समझो तो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब इस लिमिट के लिए कांस्टेंट है। लिमिट के लिए, लिमिट का वेरिएबल कौन सा है, तो n है। ठीक है, तो ये जो पावर में है, और इसका वैल्यू टेंस कर रहा है इन्फिनिटी। तो देख रहे हो यहां पे इसका एक्स स्क्वायर का पावर इन्फिनिटी है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, इस पे डिपेंड करेगा इसका लिमिटिंग वैल्यू। देख रहे हो, एक्स स्क्वायर का पावर n है, एक्स स्क्वायर का पावर इन्फिनिटी है। तो एक केस लेते हैं, केस फर्स्ट, जब एक्स स्क्वायर 0 से लेकर 1 तक हो। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक हो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। तो सोचो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 तक रखोगे तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, सोचो 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो ये आ गया 0 से 1 तक, इसका पावर इन्फिनिटी। तो 0 से 1 तक के नंबर के 0 से 1 तक के बीच के नंबर का पावर इन्फिनिटी करोगे तो 0 आ जाएगा, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये आ गया क्या, एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया 0 माइनस 1 बाई 0 प्लस 1। ठीक है, यानी आ गया हमको क्या, -1, मतलब एफ एक्स का वैल्यू -1 आ गया अगर एक्स स्क्वायर रखे 0 से 1। अच्छा, इसको अब सॉल्व कर दो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर 0 से 1, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आप हटा सकते हो, क्योंकि ऑलवेज होता है, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा तो होता ही है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लेस देन 1 इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये होगा मॉड एक्स लेस देन 1 का स्क्वायर रूट 1 ही, और मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब x माइनस 1 से लेकर 1। ठीक है, तो x माइनस 1 से 1 के लिए क्या आ गया, तो एफ एक्स इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकेंड, चलो केस सेकेंड इधर ही सलटा देते हैं। केस सेकेंड देख लो, केस सेकेंड लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, तो सोचो, तो इस केस में पहले लिख दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर 1 तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1। अब देखो, अब एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू होगा, सोचो एक्स स्क्वायर 1 है, एग्जैक्टली 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा, तो हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अब बाई 1 प्लस 1, तो देख लो 1 माइनस 1 0, अब बाई 2 क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस 1, तो एफ एक्स का वैल्यू 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केस 3। केस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये लेकर चलते हैं केस। ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, एंड ये तो सबको मालूम ही होना चाहिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 तो एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है,
और ये सब अगर फार्मूला नहीं याद है तो फिर मतलब क्या बोल सकते हैं, एक थोड़ा सा एक चुल्लू पानी लो और उसमें प्रयास करो मरने का डूब के, ठीक है। और दूसरा उपाय है कि याद कर लो, तब मरना नहीं पड़ेगा। तो ये सब जो फॉर्मूला है ये सब तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। और ये सब पे हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस भी किए हैं और हमेशा ये आते रहता है, ठीक है। तो इसको अगर भूलते हो तो मतलब बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ने के बीच में। तो ये सब पाप करना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लिए तो इसके लिए एफ एक्स क्या होगा, ध्यान से देखना। एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा लिए तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का पावर n जो होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर का पावर n क्या होगा, इन्फिनिटी। तो देख लो हमारा ये ओरिजिनल फंक्शन जो है वो ये है, ठीक है। ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आप इसमें पुट कर लो, इसमें पुट करो, ये सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर का पावर n क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। देख लो एक्स स्क्वायर हम लिए थे ना इस केस में 1 से बड़ा, तो एक्स स्क्वायर का पावर जो n होगा मतलब ये जो आया है वो टेंस करेगा इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, मतलब आ गया 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0। देखो ये क्या आ गया, यहाँ पे एफ एक्स क्या आ गया, तो आ गया 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0। और इसको क्या बोलोगे, 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। किसके लिए, तो इसके लिए x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सजा के लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। अब एफ एक्स का वैल्यू देख लो, सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे, चलो पहला केस वाला ही लिख देते हैं। पहला केस में आया है x -1 से 1, उसके लिए -1 आया है, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू -1 आया है, x का वैल्यू -1 से 1 लिए हैं, तो इसको लिख देते हैं -1 फॉर x -1 to 1। फिर केस 2 में क्या आया, देख लो केस 2 में आया है एफ एक्स का वैल्यू 0 अगर x +-1 लिया है तो, ठीक है। इसका वैल्यू आया है 0 अगर x का वैल्यू +-1 लिए हैं। और केस 3 में क्या आ गया, तो केस 3 में आ गया एफ एक्स का वैल्यू 1 अगर हम x का वैल्यू क्या ले लिए, तो x का वैल्यू -1 से छोटा और x 1 से बड़ा, ठीक है। ये अब देखो ये पूरा सजाया हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी ये मतलब कि x का वैल्यू +-1 है, फिर -1 से छोटा और 1 से बड़ा एक ही साथ लिख दिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा और हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये सब जो है इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसी को हम लोग लिख रहे हैं एफ एक्स को ही एक बार। सबसे पहले लिखोगे आप x लेस देन -1, ठीक है, x लेस देन -1 और इसके लिए क्या है, इसके लिए है 1। फिर आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू -1, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिख रहा है। x इक्वल टू -1 के लिए क्या लिखोगे, तो 0। फिर x -1 से लेकर 1 तक के लिए क्या लिखोगे, -1 से 1 तक के लिए तो -1। देख रहे हो, पहले -1 से छोटा, फिर -1, फिर -1 से 1, फिर लिखो x इक्वल टू 1। देखो x इक्वल टू 1 +-1 है ना, तो x इक्वल टू 1 के लिए होगा 0, ठीक है। और फिर अब लिखो x ग्रेटर देन 1 के लिए, ये वाला x ग्रेटर देन 1 के लिए, और x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या, तो 1। ध्यान से देखना, एफ एक्स तो गिवन था, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये जो गिवन था ना, सॉरी ये वाला, ये एफ एक्स इक्वल टू ये था, इसको हम लोग पूरा ब्रेक करके ऐसे लिखे, लिमिट का वैल्यू निकाले तो एफ एक्स का वैल्यू कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। अब आप इसका कंटिन्यूटी चेक कर दो, कैसे, तो सबसे पहले सस्पिशियस पॉइंट जो है वो एक बार -1 है, क्योंकि -1 से पहले ये, फिर -1 पे ये, फिर -1 के बाद में ये, ठीक है। तो -1 पे फंक्शन चेंज कर रहा है तो वहां पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे और 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो -1 की बात करें तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक पेज में और लिखते हैं कि एट x इक्वल टू -1 पे LHL क्या होगा, LHL मतलब f -1 मतलब -1 से पहले फंक्शन का वैल्यू क्या है, देख लो, -1 से पहले फंक्शन का वैल्यू डायरेक्टली 1 है, तो लिख दो यहाँ पे 1, ठीक है। फिर RHL मतलब f -1 प्लस क्या है, -1 से आगे बढ़ो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है,
-1 से आगे बढ़े तो फंक्शन का वैल्यू देख लो -1 है और -1 पे 0 है, तो इसको लिख दो -1 और f-1 का वैल्यू 0। तो ये तीनों देख रहे हो डिफरेंट है, LHL RHL और f-1 बराबर नहीं आया, तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। फिर चेक कर लो एट x इक्वल टू 1, 1 की बात करें हम तो LHL क्या होगा, मतलब f1 माइनस f1 प्लस और f1, ये तीनों निकालना है। तो f1 माइनस मतलब 1 से छोटा के लिए, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, सोचो x का वैल्यू 1 से छोटा ये रहा, ठीक है, ये x का वैल्यू 1 से छोटा है तो फंक्शन -1 है, 1 से बड़ा के लिए 1 है, ठीक है, और 1 के लिए 0 है, तो ये तीनों एक साथ लिख देते हैं। 1 से छोटा के लिए -1 है, ठीक है, और 1 से बड़ा के लिए 1 है और 1 के लिए 0 है, तो ये भी तीनों डिफरेंट है, तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या 1, ठीक है, 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस एंड -1 पे भी डिसकंटिन्यूअस। तो देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल टू इतना, तो ये 1 और -1 को छोड़ के सब जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, 1 और -1 को छोड़ के सब जगह कंटिन्यूअस होगा, और डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, तो 1 और -1 पे, ठीक है। अब बाकी सब जगह ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग केस लेकर, पावर में अगर इन्फिनिटी हो तो हम लोग ये जो बेस में है इसको अलग अलग केस लेंगे कि एक बार ये 1 से छोटा, फिर 1 और फिर 1 से बड़ा, फिर उसके बाद से इसको ऐसे f(x) इक्वल टू लिखेंगे 1 से छोटा के लिए, 1 के लिए और 1 से बड़ा के लिए, और हम लोग आसानी से इसका कंटिन्यूटी चेक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और cos का पावर 2nx, ठीक है, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देख लो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos स्क्वायर x का पावर n, आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर x का पावर n, ठीक है। अब देखो, अब हम 3 केस लेते हैं। एक केस क्या लेते हैं कि ये बेस मतलब cos स्क्वायर x जो है, एक बार ये 1 से छोटा, ठीक है, और 1 से छोटा तो ये 0 से बड़ा होगा। फिर एक बार लेते हैं x स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, और फिर एक बार लेते हैं cos स्क्वायर x ग्रेटर देन 1, ठीक है, लेते हैं ना केस। बेस जो है cos स्क्वायर x है, तो इसके लिए 3 केस लेंगे। तो चलो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, cos स्क्वायर x 0 से 1 हो सकता है, cos स्क्वायर x 1 भी हो सकता है, लेकिन ये केस आप नहीं ले सकते हो क्योंकि cos स्क्वायर x 1 से बड़ा होता ही नहीं है। cos x का रेंज -1 से 1, सो cos स्क्वायर x जो होगा वो 0 से 1 होगा, ठीक है। तो ये बस यही होगा, तो 2 ही केस लेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट क्या ले लिए, हम ले लिए, चलो पहले 1 ही ले लो, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 लोगे तो इसको आप लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो cos स्क्वायर 0, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर 0, तो x इक्वल टू होता है n पाई अब प्लस माइनस 0, ठीक है। याद करो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना कि 2n पाई होता है, 2n पाई ऐसे होता है, स्क्वायर में नहीं होता है, सिंपल हो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया क्योंकि जब मैं क्लास में ये बता रहा होता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि अरे सर आप तो गलती लिख दिए, 2n पाई होता है, लेकिन याद करो 2n पाई इसके लिए स्क्वायर नहीं हो तब होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर का ये होता है, मतलब x इक्वल टू n पाई हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये केस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 लेकर चले, मतलब इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू n पाई आया। तो सोचो इसके लिए f(x) क्या होगा, अगर cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 लोगे तो 1 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, सिंपल 1,
ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू आ गया 1। अब केस 2 ले लो। केस 2 क्या लोगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये 0 से 1 ले लो, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, छोटा सा ये लग गया तो कोई समझ न ले। तो कॉस स्क्वायर एक्स 0 से 1 तक लें तो इसके लिए x क्या होगा, तो सोचो सिंपल है। कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ये होता है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 1 पे इक्वल भी होता है। तो इक्वल टू 1 के लिए n पाई हो गया, तो बाकी सब के लिए क्या होगा, सिंपल लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है, x नॉट इक्वल टू n पाई मतलब n पाई को छोड़ के सब जगह ये 0 से लेकर 1 तक होगा। 1 पे इक्वल टू नहीं है इसलिए n पाई नहीं होगा, n पाई के लिए 1 हो जाता है। तो ये हो गया। तो अब इसके लिए आप निकाल दो एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू होगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स आप लिए हो 0 से 1 और 0 से 1 का पावर n, ठीक है, लो लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कॉस स्क्वायर एक्स का पावर n। अब देख लो ये 0 से 1 के बीच का नंबर है, कॉस स्क्वायर एक्स आप 0 से 1 के बीच का लिए हो और इसका पावर इंफिनिटी करोगे क्या आएगा, 0 से 1 के बीच के पावर बीच के नंबर का पावर इंफिनिटी करोगे तो ये आएगा 0, तो ये आ गया टेंड्स टू 0। तो देख लो हमको आ गया 2 चीज। ऐसे इस फंक्शन को लिख सकते हो आप, एफ एक्स इक्वल टू हमको आया है पहला केस में कितना, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 आया है एक्स इक्वल टू एन पाई के लिए, तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर एक्स इक्वल टू एन पाई। और बाकी x नॉट इक्वल टू एन पाई के लिए क्या आया है, तो एफ एक्स आया है 0, ठीक है, x नॉट इक्वल टू एन पाई के लिए देख लो यहाँ पे, तो आप लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर x नॉट इक्वल टू एन पाई। तो देख रहे हो एन पाई के लिए ये है 1 और नॉट इक्वल टू एन पाई के लिए है 0, मतलब एन पाई से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये 0 मिलना शुरू होगा, फिर एन पाई पे 1 मिलना शुरू होगा, ठीक है। एन पाई अब समझ रहे हो ना, एन के जगह पे इंटीजर रखो, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन पाई, सभी एन पाई पे डिसकंटिन्यूअस होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पे एन क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है, तो एन इंटीजर हो तो एन पाई पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई बोलेगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो, ये ओरिजिन, ठीक है, देखो एफ एक्स का वैल्यू 1 है कब, तो एन पाई पर, ठीक है, मतलब 0 पे 1 है, 0 पे इसका वैल्यू कितना 1, फिर पाई पे वैल्यू 1, ठीक है, पाई मान लो यहाँ पे है, पाई थोड़ा आगे होगा ना, पाई 3.14 होता है, तो पाई पे 1, फिर 2 पाई पे 1, 2 पाई पे भी कितना 1, फिर 3 पाई पे भी 1, फिर ऐसे ही माइनस पाई पे भी कितना, तो माइनस पाई पे भी 1, ठीक है, ऐसे पीछे भी होते जाएगा, -2 पाई पे भी 1, और बाकी जगह ये 0 होगा, ठीक है, तो बाकी जगह 0 होगा, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, बाकी ये सब जगह 0, ठीक है, ये फिर यहाँ पे 0 नहीं, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे खाली रहेगा, और फिर ये सब 0, फिर यहाँ पे खाली रहेगा आगे 0, और इधर भी ये 0 और यहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है, ये समझ रहे हो आप, ये जो है वो खाली रहेगा, ठीक है, ऐसे, और इसके पहले ये 0, तो ऐसे ग्राफ मिल रहा है, ये ब्लैक वाला ग्राफ है, तो देख रहे हो ब्लैक वाला ग्राफ ऐसे आया, पाई पे फिर टूटा, माइनस पाई पे टूटा, फिर ये बना 1, ठीक है, ये 1 है, 1 के सामने, फिर ये 0 आया, फिर ब्रेक हुआ 1 गया, फिर 0 आया, फिर ब्रेक हुआ, तो देख रहे हो ये माइनस पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। हम लोग से तो यहाँ पे सिर्फ डिसकंटिन्यूटी चेक करने को बोला, लेकिन हम लोग इसका ग्राफ भी देख लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एफ एक्स इक्वल टू इतना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
ए एक्स का पावर 2n प्लस 2 बाई एक्स का पावर 2n प्लस ए प्लस 1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अब देख लो यहां पे बोल रहा है ये कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको बताना है क्या, तो आपको बताना है ये ए का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये 1 पे कंटिन्यूअस है, ये पहले से बोल दिया गया है। तो 1 पे कंटिन्यूअस है, तो आप जैसे ही बोला कि 1 पे कंटिन्यूअस है, आपके माइंड में क्या घूमेगा, आपके माइंड में घूमना चाहिए कि 1 पे LHL इक्वल होना चाहिए 1 पे RHL के, और वो इक्वल होना चाहिए F1 के, ठीक है। तो चलो जो मन में घूम रहा है उसको स्क्रीन पे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, F1 माइनस इक्वल होना चाहिए F1 प्लस के, और ये इक्वल होना चाहिए F1 के, ठीक है। तो देख लो डायरेक्टली हम लोग फाइंड करते हैं F1 माइनस क्या होगा, ठीक है। यहां पे मन करे तो लिख सकते हो कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो F1 माइनस इक्वल टू F1 प्लस इक्वल टू F1, ठीक है। अब F1 माइनस क्या होगा, मतलब फंक्शन इसमें x के जगह पे आप 1 माइनस, सोचो यहां पे x के जगह पे 1 माइनस रखोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a इंटू, और देख लो x के जगह पे 1 माइनस रखना है तो होगा 1 माइनस का पावर 2n, ठीक है, और प्लस 2। अब बाई में 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस, माइनस 1 नहीं 1 माइनस, तो बाई में भी क्या होगा, बाई में भी 1 माइनस का पावर 2n और प्लस a प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। ये F1 माइनस हो गया। फिर F1 प्लस क्या होगा, तो F1 प्लस ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और a, और यहाँ पे 1 प्लस पुट करना है, ठीक है। ऐसे 1 प्लस पुट करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तो चलो x ही लिखते हैं, x का पावर 2n, अब प्लस a बाई, सॉरी 2 बाई में x का पावर 2n प्लस a प्लस 1, ठीक है। और हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x जो है वो 1 प्लस है, और 1 पुट करना, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, तो 1 पुट करोगे तो ये 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 अप इंटू a, तो ये हो गया सिंपल a प्लस 2, अब बाई 1 पुट करोगे तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही, तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया 1 प्लस a प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस a प्लस 1। अब देख लो अब ये क्या होगा, अब 1 माइनस 1 से छोटा क्वांटिटी का पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, ये देख लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये पावर में है, तो 1 से छोटा क्वांटिटी का पावर इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये हो गया क्या, ये हो गया 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बाई 1 माइनस, मतलब 1 से छोटा क्वांटिटी का पावर इन्फिनिटी करोगे तो ये भी 0 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू, ये देख लो ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा x रखोगे तो उसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये इन्फिनिटी प्लस 2 बाई इन्फिनिटी प्लस a प्लस 1, मतलब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप ऐसा कर सकते हो कि x का पावर 2n ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, या नहीं तो डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट मेथड भी पढ़े हैं कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो लिख दो, जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर होता है, मतलब a अब बाई 1, ये हो गया, ठीक है। डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखे, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट x के पावर 2n का कोफिशिएंट a और नीचे x का पावर 2n का कोफिशिएंट 1, तो a बाई 1 हो गया, और इधर हो गया a प्लस 2, अब भाई नीचे भी a प्लस 2 है तो काट के इसको 1 लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको लिख दिए कितना 1। अब देख लो ये क्या हो जाएगा, तो इसको दोनों को एक बार 1 से इक्वेट करो, तो इसको 1 से इक्वेट करोगे तो सीधे दिख रहा है a का वैल्यू आ गया 1, ठीक है, और फिर इसको 1 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, ये है 2 बाई a प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यहां से आपको आ जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 1 ही आया, ठीक है। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब a का वैल्यू 1 रखे तो LHL RHL और F किस पे चाहिए F1, हाँ F1 तीनों सेम होगा, तीनों सेम होगा और आ जाएगा 1। तो
यहाँ पे पूछ रहा था कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे तो ए का वैल्यू निकालो, तो ए का वैल्यू देख लो, ए का वैल्यू हमको मिल गया कितना, तो 1, ठीक है, ए का वैल्यू 1 मिल गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो इस टाइप का अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आपसे भी बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, डू योर सेल्फ का क्वेश्चन है, मतलब आपको खुद बनाना है इसको आप ट्राई करना। ये पहला क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है, पहला में x का पावर 2n था, यहाँ पे x माइनस 1 का पावर 2n है, ठीक है। तो इसको बनाना, ठीक है, उससे कंपेयर करके आंसर नहीं लिख देना, इसको बनाना और आप बना के देखना इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं बता दूं यहाँ पे आंसर आएगा सी, ठीक है, अगर सी आएगा तो समझ लेना कि आपका आंसर सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक छोटा सा नोट, ठीक है। नोट क्या है तो देखना, ध्यान से देखना। बोलते हैं कि इफ एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ opposite sign, ठीक है, if fa and fb are of opposite sign and fx is continuous function in x belongs to a to b। ध्यान से देखना, अगर fx कंटिन्यूअस हो, ये मस्ट होना चाहिए, ठीक है, fx जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन a टू b एंड एंड पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू आए वो डिफरेंट आए, ठीक है, डिफरेंट साइन का है। देख लो fa अलग, मतलब fa एंड fb आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है, मतलब fa प्लस तो fb माइनस या fa माइनस तो fb प्लस, और fx जो हो वो कंटिन्यूअस हो a के बीच, a से b के बीच में, तो बोलते हैं then there exists at least one solution of fx equal to 0 in x belongs to a to b। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ, बोले कि fa और fb का अलग अलग साइन हो और fx कंटिन्यूअस हो a से b के बीच में, तो fx इक्वल टू 0 जो है इसका कम से कम एक सॉल्यूशन a से b के बीच में जरूर होगा, ठीक है, a से b के बीच में कम से कम एक सॉल्यूशन तो जरूर होगा। देख लो ग्राफ से समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये a है और ये b है, ठीक है, a पे फंक्शन का वैल्यू मान लो पॉजिटिव है तो a पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ, और b पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव, दोनों पे अलग अलग साइन का हो तो b पे मान लो ये निगेटिव है, और a से b के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं करना है और यहां से आपको यहां आना है, तो एक बार आप एक्स एक्सिस को कट तो कम से कम करोगे ना, एक बार आप कम से कम एक्स एक्सिस को कट जरूर करोगे, ठीक है। तो एक बार एक्स एक्सिस को कट कर दिए मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन तो हो ही गया, ठीक है। और कोई मान लो ज्यादा बार कट करे, मान लो ये a है, a पे फंक्शन का वैल्यू, ये b पे फंक्शन का वैल्यू ये रहा, a पे पॉजिटिव b पे निगेटिव, तो कोई ज्यादा बार भी कट कर सकता है, तो ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 का कितना सॉल्यूशन हो गया, तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन हो गया, 1 2 3। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर एफ ए एंड एफ बी का अपोजिट साइन हो, ठीक है, एफ ए एंड एफ बी का अपोजिट साइन हो और एफ एक्स ए से बी में कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस चेक करना मस्ट है, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं होगा तो सोचो ऐसे हो सकता है, ए पे मान लो ये ए है, ए पे पॉजिटिव है, बी पे मान लो निगेटिव है, ये रहा, ये बी है, ये बी पे निगेटिव, निगेटिव कुछ है फंक्शन का वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, मान लो -3 है, ए पे फंक्शन का वैल्यू 2 आया। और अगर ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, ग्राफ ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो देख लो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, बाकी सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब एफ ए का साइन पॉजिटिव है, एफ बी का साइन निगेटिव है, लेकिन ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो ए से बी के बीच में इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो एंड एफ ए और एफ बी का साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट साइन का हो, तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही,
ठीक है, बोल रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया हो। और तो इस पे एक छोटा सा पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो इन 0 to पाई वेयर एफ एक्स ये है। ठीक है, बोल रहा है कि दिखाओ कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट 0 से पाई के बीच में होगा। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहां पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस एक्स आप जानते हो ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड एक्स स्क्वायर भी ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब बिना चेक किए हुए हम लोग बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट हमको तो 0 से पाई ही चाहिए। ठीक है, तो जब पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो गया तो 0 से पाई के लिए अब कौन पूछता है, 0 से पाई के लिए भी कंटिन्यूअस हो ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो हम लिखे कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। 0 से पूरा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है तो 0 से पाई के लिए भी होगा। ठीक है, ये तो माना हुआ चीज है। चलिए अब देखते हैं हम लोग एंड पॉइंट पे, मतलब f0 का वैल्यू निकालते हैं। f0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 पुट करो, cos 0 अब माइनस 0 तो cos 0 1, 1 माइनस 0 1। फिर f पाई निकालो, तो एंड पॉइंट पे पाई पे निकालो, तो ये होगा cos पाई अब माइनस पाई स्क्वायर। तो cos पाई होता है -1, तो ये हो गया -1 माइनस पाई स्क्वायर। तो देख लो ये पॉजिटिव वैल्यू आया और ये निगेटिव वैल्यू आया, मतलब दोनों f0 और f पाई का साइन डिफरेंट आया। और f x कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से पाई के बीच में, मतलब बोलेंगे कि एबव नोट से या जो भी बोलो एबव थ्योरम से या एबव रूल से f x इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट 0 से पाई के बीच में जरूर होगा। और यही दिखाने को बोल रहा है, पूछ रहा है सो दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इन 0 to पाई। ठीक है, तो बोलेंगे सो एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन 0 to पाई। ठीक है, यही दिखाने को बोल रहा था और ये हम लोग दिखा दिए। ठीक है, ये लाइन कैसे लिखे, तो इस लाइन को लिखने का मेन हम लोग का बेसिस क्या था, तो मेन बेसिस ये है कि f0 आया है 1 जो कि पॉजिटिव है और f पाई आया है ये -1 माइनस पाई स्क्वायर जो कि निगेटिव है। मतलब f0 f पाई अलग अलग साइन का आया और fx जो है वो कंटिन्यूअस आ गया। तो ये सब आने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि fx इक्वल टू 0 का कम से कम एक सॉल्यूशन 0 से पाई के बीच में जरूर होगा। ठीक है, चलिए तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं और हम लोग एक नया चीज देखते हैं और ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब ध्यान से इसको देखना पहले। ठीक है, इसको यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना एक एक लाइन को। पहले बोल रहा है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी क्लोज इंटरवल। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कोई फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस हो। ठीक है, कंटिन्यूअस होना मस्ट है। एंड एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। ठीक है, एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हो। ठीक है, ए पे फंक्शन का वैल्यू जो हो वो बी के फंक्शन पे वैल्यू के बराबर नहीं हो। ठीक है, फिर बोल रहा देन फॉर एनी वैल्यू c belongs to fa to fb there is at least one x0 in a to b for which fx0 equal to c। देखो अब ये अभी तो समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही पढ़ दिए। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं ग्राफिकली। जैसे इसके लिए एक हम ग्राफ यहां पे लाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, अब समझते हैं। बोल रहा है यहां पे कि इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन a to b
फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी में। मान लो ये जो ब्लैक से ये बना है ये फंक्शन है अपना y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और ये देख लो ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है, और ये a से b के बीच में कंटिन्यूअस है। a पे फंक्शन का वैल्यू क्या आया, तो एफ ए आया, और b पे फंक्शन का वैल्यू आया एफ बी, ठीक है। मतलब यहां से हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी एंड एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तो देख लो एफ ए यहाँ पे आया है यहाँ पे, और एफ बी यहाँ पे, तो दोनों बराबर नहीं है। तो बोल रहा है देन फॉर एनी वैल्यू सी, और सी कहाँ होना चाहिए, तो एफ ए से एफ बी के बीच में होना चाहिए। सी देख लो कोई भी वैल्यू इधर सी ले लें, सी कहाँ लेना है, तो यहाँ एफ ए से लेके एफ बी के बीच में, ठीक है। वाई एक्सिस पे यहाँ एफ ए है यहाँ एफ बी है, तो कहीं पे भी आप सी ले लो, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर हम सी लें तो इस सी के वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक हमको x का वैल्यू मिल ही जाएगा, x0, जो कि a से b के बीच में होगा। ध्यान से देखना, फिर से समझना, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है a से b के बीच में, ठीक है, और एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हो, तो एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी वैल्यू एक ले लो, कोई भी वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू एक हम सी ले लिए, सी जो है वो एफ ए और एफ बी के बीच में होना चाहिए। तो कोई भी एक वैल्यू ले लिए एफ ए और एफ बी के बीच में, तो उस वैल्यू के लिए हमको एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू जरूर मिलेगा जो कि ए से बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप सी का वैल्यू यहाँ भी रखे रहते तो भी इधर आओ, और इसके लिए इस पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा, और ये भी लाई कर रहा है ए से बी के बीच में, तो बोलोगे इस वैल्यू के लिए भी ये जो वैल्यू है, मतलब यहाँ के पे अगर सी लो तो यहाँ पे सी के लिए हमको एक एक्स का वैल्यू मिल गया जो कि ए से बी के बीच में लाई कर रहा है। मतलब ओवरऑल देखें इस प्रॉपर्टीज को, तो इसको आप बोल सकते हो कि अगर फंक्शन ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस हो, अगर फंक्शन ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस हो, ठीक है, और तो एफ ए और एफ बी के बीच का जितना भी वैल्यू होगा वो वैल्यू किसी न किसी एक्स के लिए आ ही जाएगा, ठीक है। और एक्स कहां से कहां, तो ए से बी के बीच में, तो किसी न किसी ए से बी के बीच वाले वैल्यू, किसी न किसी एक्स के ए से बी के बीच वाले वैल्यू के लिए ये सब वैल्यू आ ही जाएगा। ये सब वैल्यू मतलब एफ ए से एफ बी के बीच का वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे देख लो, यहां पे हमको मिल गया सी, एक कोई वैल्यू लिए तो इसके लिए हमको x0 मिल गया, ठीक है। और ये फंक्शन fx है, तो fx0 क्या बोलोगे, fx0 क्या बोलोगे, c, ठीक है। fx0 c, यही बोल रहा था ना कि देन देयर इज एट लीस्ट वन नंबर x0 इन a to b फॉर विच fx0 इक्वल टू c, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं ज़्यादा इसको पेरूंगा तो पता चलेगा कि भूल जाओगे जो भी समझे हो, तो इसलिए अब थोड़ा सा इसको एक और ग्राफ से समझाते हैं। जैसे हम बोलें कि ये मान लो इस बार ये A है और ये है B, ठीक है, और A पे फंक्शन का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो और B पे फंक्शन का वैल्यू कुछ ले लो, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया FA और ये हो गया FB। हमको A से B तक जाना है और ऐसे जाना है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। ये पहले लिख दो, ये हो रहा FA और ये जो हो रहा है हमको क्या मिल रहा है, FB मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाना है, कंटिन्यूअस होके जाना है, कैसे भी जाओ टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मान लो ऐसे घूमते हुए कोई जा सकता है, तो चलो घूमते हुए इस बार गए, तो A से B के बीच में देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, FA FB के बराबर है भी नहीं, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि FA और FB के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो C, कोई भी एक पॉइंट ले लो C, तो वो C मतलब तो इस C के लिए हमको कम से कम एक वैल्यू तो A से B के बीच में मिलेगा ही X का, जिसके लिए Fx इक्वल टू C आ जाए, ठीक है। तो देख लो यहां से अगर जाओ
तो हमको ये तीन तीन वैल्यू मिल गया, एक यहाँ पे मिला, ठीक है, ये मान लो x1, ये यहाँ पे मिला, इसको मान लो आप x2 और इसको मान लो x3, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हम a से b, एफ ए से एफ बी के बीच में एक वैल्यू रखे c, ठीक है। तो ये c एफ एक्स का वैल्यू होगा x के किस किस वैल्यू के लिए, तो तीन वैल्यू के लिए, x1 के लिए, x2 के लिए एंड x3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर x इक्वल टू x1, x2 एंड x3, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हम बस फंक्शन को आपको रखना है कंटिन्यूअस, a से b के बीच में फंक्शन को कंटिन्यूअस रखे, तो एफ ए से एफ बी के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो एफ एक्स का वैल्यू आ ही जाएगा, मतलब एफ एक्स का वैल्यू उतना होगा ही किसी कम से कम एक एक्स के लिए। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे 3x के लिए आ गया, सी अगर आप यहाँ पे रखते तो यहाँ पे 1x के लिए तो आता ही, ठीक है। x के इस वैल्यू के लिए एफ एक्स का वैल्यू सी हो जाएगा अगर सी यहाँ पे होता तो, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर फंक्शन ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स का वैल्यू एफ ए से एफ बी के बीच में, एफ एक्स जो होगा वो एफ ए से एफ बी के बीच का सारा वैल्यू ले सकता है, मतलब एफ एक्स का वैल्यू जो आएगा वो एफ ए से एफ बी के बीच का सारा वैल्यू हो सकता है किसी न किसी एक्स के लिए, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए हो, लेकिन अगर आप देखो कंटिन्यूटी ब्रेक कर दोगे तो ये जरूरी नहीं है कि सही हो जाए। जैसे देख लो ये एग्जांपल मैं देता हूं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ए से बी के बीच में, ये रहा ए, ये रहा बी, ए से बी के बीच में फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो एफ ए से एफ बी के बीच में एक पॉइंट लिए सी, तो ये सी जो होगा वो एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, देख रहे हो ये इस वैल्यू के लिए फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो इस हाइट पे हमको एफ एक्स का वैल्यू है ही नहीं, मतलब एक्स का वैल्यू आप ये रखोगे तो आपको तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सी वाला हाइट है, तो बोलोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एफ एक्स नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे एफ एक्स सी के बराबर नहीं आ सकता है, ठीक है। मतलब एफ ए और एफ बी के बीच का एक वैल्यू लिए सी, ठीक है। तो वो सी जो है वो एफ एक्स का वैल्यू है ही नहीं किसी भी एक्स के लिए, ठीक है। चलिए यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देख लो फंक्शन ए है ये, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है तो बड़ा मैं कर देता हूं इसको, चलो ये हो गया, ये ढक गया, तो इसको थोड़ा और इधर, यहां पे देखो ए का वैल्यू ये रहा ए और ये रहा बी, तो देखो ध्यान से देखो ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूटी इसका ब्रेक हो गया, इधर नीचे फिर ऊपर जीरो पे ये ब्रेक हो गया कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया तो ये जितना भी ये अभी बताया है ये सब यूज नहीं होगा। तो देख लो, आप देख सकते हो एफ ए का वैल्यू ये आया, एफ बी का वैल्यू ये आया, तो एफ ए से एफ बी के बीच में कोई एक वैल्यू रखो सी, ठीक है। सी रखे तो एफ एक्स का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू सी तो होगा, लेकिन वो सी यहां पे होगा, मतलब एफ एक्स का वैल्यू सी होगा किसी एक्स जीरो के लिए, लेकिन ये एक्स जीरो इस बार ए से बी के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में बोले थे कि एक्स जीरो हो वो ए से बी के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है कि हम लोग को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तभी यूज करना है जो फंक्शन जब कंटिन्यूअस हो, ठीक है, अदरवाइज यूज नहीं करना है। तो आई होप ये समझ में आ चुका है। अब देख लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन, देख लो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू इतना टेक्स द वैल्यू 7/3 फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। बोल रहा है -2 से 2 के लिए एफ एक्स का वैल्यू ये जरूर होगा, ठीक है, 7/3 जरूर होगा, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू कोई भी -2 से 2 लें अगर हम, तो एफ एक्स का वैल्यू जो है ये इसका वैल्यू कुछ ना कुछ -2 से 2 पुट करने पे 7/3 जरूर आएगा। तो आप इसको तो डायरेक्टली पुट आउट करके फाइंड कर नहीं सकते हो, क्योंकि कितना वैल्यू पुट करोगे, बहुत सारा है, -2 से 2 में इनफाइनाइट वैल्यू है, तो पुट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से बनेगा, ठीक है। और क्यों बनेगा,
क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रूफ करने को बोल रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू 7/3 होगा किसी न किसी एक्स के लिए, और एक्स इस बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में ही पढ़े हैं। तो सबसे पहले चेक कर लो कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू है x³ माइनस साइन पाई एक्स अब +3, ठीक है। ये तो ध्यान से देखना, ये x³ है, एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन पाई एक्स है, ये भी कंटिन्यूअस, और 3 कांस्टेंट फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस कंटिन्यूअस, अब फिर एक कंटिन्यूअस फंक्शन एक कंटिन्यूअस से ऐड होगा तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, लेकिन हमको -2 से 2 का काम है, तो बोल सकते हो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, तो -2 से 2 के लिए तो होगा ही ना। हनुमान जी जो पहाड़ लाए थे उसमें तो संजीवनी बूटी था ही ना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर, ठीक है, x बिलोंग्स टू -2 to 2। ये लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन चलो लिख दिए, थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए। चलो अब देखते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया -2 से 2 के बीच में। अब आपको देखना है f -2 कितना है। f -2 आप निकाल दो, तो -2 का क्यू -8/4 -2, समझ रहे हो ना। साइन -2π कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 पुट करें तो साइन -2π 0, x के जगह पे -2 पुट किए, फिर +3, तो ये आ गया -1। अब f2 निकालो, 2 पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, तो 2 का क्यू 8/4 2, और यहाँ पे 2 पुट करो तो साइन 2π भी 0 होगा, और +3, तो ये हो गया 5। तो देख लो f -2 आया 1 और f2 आया 5, ठीक है, और fx कंटिन्यूअस है -2 से 2 के बीच में, तो हम लोग बोलेंगे fx टेक्स, या पहले ऐसे लिख दो, ठीक है, कि फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम fx takes all the values between -1 to 5, between -1 to 5, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू -2 to 2। ध्यान से देखना क्या लिखे हैं, इसको समझो। बोल रहे हैं कि x का वैल्यू -2 से 2 रखोगे तो fx का वैल्यू जो है, fx जो है उस वो -1 से 5 के बीच का सारा वैल्यू लेगा, ठीक है। मतलब उस fx का वैल्यू -1 से 5 के बीच का सारा वैल्यू आ सकता है, ठीक है, अगर x -2 से 2 का वैल्यू पुट करे तो हमसे पूछ रहा था कि प्रूव करो कि fx का वैल्यू 7/3 होगा किसी न किसी x के वैल्यू के लिए, जो कि x का वैल्यू -2 से 2 ले, तो ठीक है। तो हम बोल दिए कि -1 से 5 के बीच का सारा वैल्यू आ जाएगा fx का, तो 7/3 भी तो 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो fx का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग तो हो ही सकता है। सारा वैल्यू जब हो गया तो 2 पॉइंट समथिंग तो हो ही सकता है, तो हम लोग यहां लिख देंगे सो fx takes the value 7/3 for x belongs to -2 to 2। समझ रहे हो आप, -2 से 2 के लिए fx जो होगा वो 7/3 कभी ना कभी होगा ही, ठीक है। चलो तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ये रहा, ये तो सीधे बोल दिया यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, और कहीं भी नहीं जाना है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करना है। बोल रहा है यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए नंबर x, ठीक है, सच दैट इतना इक्वल टू 2005। मतलब आपको प्रूव करना है कि x कम से कम एक जरूर होगा जिसके लिए ये जो होगा इसका वैल्यू 2005 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप मान लो लेट fx इक्वल टू ये x का पावर 2005 +1/1 प्लस साइन स्क्वायर x,
ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी इसको हम लोग मान लिए fx। अब देखो ये x टू द पावर 2005 ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस। और ये कंटिन्यूअस कब होगा, तो जब इसका डिनोमिनेटर जीरो, तो डिनोमिनेटर तो इसका जीरो होगा नहीं कभी, क्योंकि ये -1 होगा तब ना, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू -1 होगा तब ना 1 - 1 0 होगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स तो -1 होगा नहीं, तो ये कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, मतलब ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। अब देखो यहां पे ये बोल नहीं रहा है कि x कहां से कहां तक लेना है, किस बीच में वैल्यू लें, तो ये इसका वैल्यू 2005 आया, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस आ गया। तो आप कहीं से कहीं वैल्यू अब आपको अपने मन से सोचना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल यहां पे इस कारण से भी बढ़ गया। तो आपको यहां पे अपने मन से x का दो वैल्यू सोचना है, जिसके लिए fx जो आए, वो fx जो आए उसका रेंज इस तरीके से आए कि उसके बीच में जो रेंज आए उसके बीच में 2005 आ जाए, ठीक है। तो आप सोचो, आप निकालो, अगर f0 निकालोगे तो क्या आएगा, f0 निकालोगे तो ये आ गया, यहां पे पुट करो तो ये आ गया 0 प्लस 1/1 प्लस, और 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये आ गया कितना, तो ये आ गया 1, ठीक है। 1 देखो 1 कैसा नंबर है, तो 2005 से छोटा नंबर है, ठीक है। अब हमको ऐसे यहां पे वैल्यू रखना है जिसके लिए जो वैल्यू आए वो 2005 से बड़ा है, ठीक है। सोचो क्या रखोगे, 1 नहीं 2 रखो, 1 रखोगे तो ये 1 ही आ गया, ठीक है, 1 अब प्लस ये कुछ भी आएगा, तो अब ये 2005 से बड़ा नहीं हो पाएगा, 2 रखो, तो 2 रखोगे तो आएगा 2 का पावर 2005, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 2, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। और ये तो कंफर्म आप बोल सकते हो 2 का पावर 2005 है, तो ये तो बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा, ठीक है। इसमें ये भी ऐड करेंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो ये जो है वो 2005 से बड़ा है। तो देख रहे हो यहाँ पे f0 आया सो 1 आया जो कि 2005 से छोटा, और f2 आया सो 2005 से बड़ा आ गया, ठीक है। तो 2005 जो होगा वो f0 और f2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो 0 और 2 के बीच में भी तो कंटिन्यूअस होगा। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे इसको समझ रहे हैं और अच्छे तरीके से देखो। 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आया, तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू आया 1, और 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आया, तो 2 पे फंक्शन का वैल्यू बहुत ऊंचा आया, ठीक है, बहुत ऊंचा। तो अब हम इससे ऊपर जाएंगे तो वीडियो में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आ गया, मान लो f2 का वैल्यू ये आ गया, क्या है वैल्यू, तो 2 का पावर 2005 अब प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 2, ठीक है। ये बहुत बड़ा वैल्यू है जो कि 2005 से बड़ा है। तो अपना ग्राफ क्या होगा, अपना ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो इस बीच में भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो मान लो यहां से ऐसे जाएगा, तो ये 1 है और ये है 2005 से बहुत बड़ा क्वांटिटी, तो 2005 इधर ही कहीं होगा ना, ठीक है। तो ये 2005 जो होगा वो इस फंक्शन का वैल्यू होगा किसी ना किसी x के लिए, ठीक है। x कोई ना कोई एक रखोगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कहीं पे भी टूटा नहीं है, तो x का वैल्यू 2005 तो होगा ही ना किसी x के लिए। तो हम लोग बोलेंगे कि हियर हम लोग यहां दिखा चुके हैं कि 1 से 2 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड f1 का वैल्यू 1 है और f2 का वैल्यू इतना है। तो f1 से f2 के बीच का कोई एक वैल्यू रखें तो वो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा किसी न किसी x के लिए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम fx can take the value 2005, ठीक है, for at least 1x, ठीक है। और x को बताना भी नहीं है कहां से कहां होगा, लेकिन यहां पे आप बोल सकते हो 1 से 2 के बीच में होगा, तो लिख दो for at least 1x belongs to 1 to 2, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर दिए कि fx का वैल्यू किसी न किसी x के लिए 2005 होगा, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करने को बोल रहा था कि यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट ए नंबर x सच दैट दिस इक्वल टू 2005। तो हमको आ गया, ठीक है। ये चीज हम लोग प्रूफ कर दिए कि किसी न किसी x के लिए ये fx इसको माने हैं, तो fx का वैल्यू 2005 होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। खैर इसमें बोल दिया यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम अभी तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन है ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कोई दूसरा मेथड ना लगाए, सो हम लोग ये मेथड लगा दिए। सो यहाँ पे ये लिख दिया यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसको और भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको देखें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मतलब लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन बात है। तो आप फिर से अगेन वीडियो को देखो, फिर से अपने से लिखो, समझो, ठीक है, तो जाके ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक ही बार में दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से कर लेना चाहिए। तो लो ये क्वेश्चन है डू योर सेल्फ का, ये आप खुद से बनाना, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही यूज़ करना है। क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना टेक्स द वैल्यू a प्लस बी बाई टू फॉर सम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाना खुद से और देखना आपसे बनता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी को काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ इसमें लगभग मैं छोड़ने का प्रयास नहीं किया हूँ, सोचा हूँ मैं कि सब कुछ डिस्कस कर दूँ। तो अब आप इसके बाद कंटिन्यूटी पे वेबसाइट पे जाना और वहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना और इसको बनाना कंटिन्यूटी को, ठीक है। या नहीं तो असाइनमेंट बना सकते हो, या उसके अलावा आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी बुक हो, उससे कंटिन्यूटी टॉपिक का क्वेश्चन बनाना और जो भी दिक्कत आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको पूछना, मैं उसको प्रयास करूँगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।